हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 75-80 वर्षों के इतिहास में जब भी हमने देखा, हमेशा किसी न किसी अनिष्ट की छाया वहां पर मंडराती दिखी। लगा ही नहीं कि कभी भी सत्ता या लोकतंत्र अपनी रीढ़ सीधी करके वहां पे खड़ा है। कोई ना कोई कभी ना कभी सत्ता पे काबिज होता दिखा। इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि किंगशिप नोस नो किंगशिप। यहां पे तो किसी प्रकार के लोकतंत्र को भी तवज्जो नहीं दी जा रही। हाल ही में 27वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ पाकिस्तान में, जिसकी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जब हम वेस्ट में या मिडिल ईस्ट में टर्मोइल देख रहे हैं, उसके बाबत ऐसा लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान एक बार फिर से, तो हमेशा ही जाता रहता है, लेकिन एक बार फिर से किसी टर्मोइल या किसी अनिष्ट की ओर तो नहीं जा रहा। ये तो जब इस खबर की बात होगी तो भारत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे इस बात को, लेकिन फिर भी हम करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी पड़ताल करना चाहेंगे कि दरअसल संशोधन हुआ क्या है, क्या बदलाव हुए हैं और किस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि वहां की जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। किस प्रकार से कहा जा रहा है कि सेना के पास हर प्रकार की शक्ति आ जाएगी। हम इसी को विस्तार से देखेंगे और यह भी देखेंगे कि इतिहास क्या कहता है, क्या पाकिस्तान ने इतिहास से सबक लिया और भारत के पर्सपेक्टिव में चीजें कैसे बदलेंगी, और भारत और पाकिस्तान का एक छोटा सा कंपैरिजन भी हम देखेंगे। तो जो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। एक मिनट, जो संविधान संशोधन अधिनियम है हम इस पे ही बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। मेरे एक और पुराना टेलीग्राम चैनल है, मैं उसकी भी लिंक बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वो एक बड़ा चैनल है, कोशिश करूंगा कि वहां पे वार्ता को एक बड़े स्तर तक ले जाया जाए। बाकी तब तक आप इससे जुड़िए, इन दोनों पे ही मैं शेयर कर दूंगा, नए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी। यहीं पे डिस्कशन सब होंगे, अंत तक रुकिएगा। एक घोषणा भी सभी स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पे, है ना। चलिए, हुआ क्या है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये एक प्रकार का मौन तख्ता पलट है, ठीक है, साइलेंट कूप है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो संविधान में बदलाव हुआ उसके द्वारा सेना इतनी मजबूत हो गई है कि वो जो वहां का सर्वोच्च न्यायालय है वो कभी भी उसको शंट कर सकती है। किस प्रकार से, इसको हम देखेंगे। अब देखिए, नवंबर 2025 में यह संशोधन पारित हुआ। इसको प्रशासनिक सुधार न कह के संवैधानिक ढांचे में एक बुनियादी बदलाव और नकारात्मक बदलाव कहा जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो पाकिस्तान में लोकतंत्र देखना चाहते हैं, है ना। विरोधाभास क्या है? इसे सैन्य कमान के पुनर्गठन के रूप में पेश किया गया, लेकिन वास्तव में यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करता प्रतीत होता है। और यहीं पे यही विषय ऐसा है जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जहां पे दिक्कत आ रही है ना। यह संशोधन सेना को संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी प्रदान करता है और उसे संघीय संतुलन को बिगाड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं, जैसे सेना अगर एक तरफ बहुत मजबूत हो गई और जुडिशरी बहुत कमजोर हो गई, तो निश्चित तौर पे किसी भी देश के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, वो देश कमजोर होगा, संघीय संतुलन बिगड़ेगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा यही कहा जा रहा है कि संघीय संतुलन है वो पाकिस्तान में बुरी तरीके से बिगड़ रहा है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें प्रमुख चीजें क्या हुई हैं। तो पहला जो है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके अंडर काम करेगा। इसको पूरी तरीके से, इसके जो पहला बैचेस होगा, इसको पूरी तरीके से कार्यपालिका जजेस को नियुक्त करेगी। इसको बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं जब हम एनजेएसी की बात करते हैं, लेकिन एनजेएसी बहुत स्तर तक लोकतांत्रिक था। वहां पे इस प्रकार से सिर्फ कार्यपालिका सम्मिलित नहीं थी कि जजेस को चुना जाए, यहां पे सिर्फ कार्यपालिका चुनेगी। और एफसीसी एक नई बॉडी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के पावर कटेल किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, कार्यपालिका पीएम, ये जो जितनी भी न्यायिक नियुक्तियां होंगी उसमें कार्यपालिका का पूर्ण तरह से नियंत्रण होगा, जिसकी बात मैं शुरुआत में भी मैंने कही। जजों को दंडित करने का नया हथियार क्या है? जजों का स्थानांतरण। और अगर 1 महीने के अंदर अगर आपका स्थानांतरण हुआ है और आप पाकिस्तान में जज हैं और आप नहीं उस पद पे जा रहे हैं या उस नई जगह पे जा रहे हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है। और ये भी पावर किसके पास है? कार्यपालिका के पास में, है ना। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया पद सृजित हुआ है। सेना प्रमुख को तीनों सेनाओं और परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। इसका मतलब सबसे मजबूत, इस पूरे जो स्लाइड में जो सबसे पद दिख रहा है मजबूत, वो है सीडीएफ का पद, है ना। आजीवन उन्मुक्ति, क्या 5 सितारा अधिकारियों को हमेशा कानूनी कवच मिलेगा, मतलब जो भी सेना के बड़े अधिकारी हैं उनको एक प्रकार का सैन्य कवच मिला रहेगा आजीवन। कोई भी जुडिशरी, कोई भी संविधान संशोधन अब उसको बदल नहीं पाएगा, ऐसा 27वें का कहना है ना। और एनएफसी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसकी समीक्षा क्या कि प्रांतीय स्वायत्तता पे प्रहार,
ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 60% के आसपास जो स्वायत्तता है प्रांतों की, जो उनको पैसा मिला करता था, लगभग 60% के आसपास, पाकिस्तान की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, वो कम कर दिया जाएगा। तो ठीक ठाक चॉपिंग हो जा रही है जो पैसा, जो आर्थिक सहायता स्टेट्स को मिलती थी। ठीक है, चलिए बात करें अगर इसके आगे की तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि पहली बात तो कि संघीय संवैधानिक जो न्यायालय है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसको देख लेते हैं क्या है। तो संवैधानिक मामलों, मौलिक अधिकारों और संघ प्रांत विवादों का अधिकार क्षेत्र अब एफसीसी के पास है, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है उसके पास नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय केवल एक अपीली न्यायालय बनकर रह गया है, तो पूरी तरीके से पर कतर दिए गए हैं उसके। दूसरी बात क्या है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे होगी, तो यह भी एक बड़ा बदलाव है। अब ऐसा हो सकता है कि यहां पे जो मुख्य न्यायाधीश हो एफसीसी में, वो पूरी तरीके से एक पपेट हो, सिर्फ एक पपेट के तौर पे काम करें। अगला क्या है, पहला बैच, न्यायाधीशों का पहला बैच, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से कार्यपालिका द्वारा चुना जाएगा, जो सरकार है उसके द्वारा चुना जाएगा, जो न्यायपालिका के राजनीतिकरण को सुनिश्चित करता है। कोई दो राय नहीं कि जब कार्यपालिका हैविली इन्वॉल्व हो जाएगी या पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगी, तो जो जुडिशरी है वो करप्ट हो जाएगी या उसका भी राजनीतिकरण हो जाएगा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, बार बार बताता चल रहा हूं, भारत के हिसाब से मत सोच लेना, भारत में बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत लोकतंत्र है अभी भी, है ना। चलिए अगर हम बात करें न्यायिक स्वतंत्रता का दमन क्यों कहा जा रहा है, देखिए न्यायिक आयोग जेसीपी अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। 30 दिनों के भीतर अस्वीकार करने पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी जजेस पे। तो जो जजेस पहले एक अनचेक्ड अथॉरिटी थे, फिर भी मतलब एक ठीक ठाक उनके पास पावर थी, अब पूरी तरीके से कर्टेल हो गई, कभी भी उन पे डंडा जो है वो चल सकता है ना। अगला क्या है, मुख्य न्यायाधीश का चयन है वरिष्ठता, सीनियरिटी के आधार पर नहीं बल्कि एक विशेष संसदीय समिति द्वारा 3 वरिष्ठतम जजों में से किया जाएगा। तो जो ज्यादा बड़ा चाटुकार होगा वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो चीफ जस्टिस बने वहां पे, है ना। इसे संविधान पे गंभीर हमले के विरोध में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर निराला ने इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए, अब जो स्थिति दिख रही है वो बहुत ही नकारात्मक है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है। निश्चित तौर पे वे लोग जो लोकतंत्र के प्रहरी होंगे, जो लोकतंत्र को मानते होंगे, कुछ आध लोग पाकिस्तान में होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो निश्चित तौर पे वो इस्तीफा देंगे ही, वो मोरली इसके अगेंस्ट जाएंगे ही, उसकी ही यहां पे बात हो रही है। ठीक है, बात करें जो एक और पद की इसमें बात की थी, वो क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ का पद, जिसके पास पूरी तरीके से सेना का एकाधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 में संशोधन है पाकिस्तान के संविधान में, नया पद सीडीएफ सृजित किया गया जो स्वचालित रूप से सेना प्रमुख या आर्मी चीफ के पास होगा। ठीक है, सीडीएफ को वायु सेना और नौसेना प्रमुखों पे प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे ऊपर हो जाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, अनलाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। परमाणु नियंत्रण, पाकिस्तान के परमाणु जखीरे पर अब सीडीएफ का पूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा, डायरेक्ट होगा। आप इस इमेज से देख सकते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरीके से किसके कमांड में होंगे, सीडीएफ के कमांड में होंगे। तो जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, चाहे वो न्यूक्लियर कमांड हो या आर्मी वाली कमांड हो, हर तरीके से किसके पास होगी, आर्मी, नेवल या एयरफोर्स की कमांड हो, वो सीडीएफ के पास होगी। सबसे मजबूत, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पद हो जाएगा ये। ठीक है, वर्दी को जो संवैधानिक कवच है, जो मैंने बताया था कि जो 5 स्टार अधिकारी हैं, फील्ड मार्शल, फ्लीट एडमिरल, फ्लाइट एडमिरल, एयरफोर्स मार्शल रैंक के अधिकारियों को आजीवन उन्मुक्ति, कभी भी उनको पावर जो है, उनका रौला जो है वो कम नहीं होगा। अच्छा इधर भी देख लेते हैं, इन्हें गिरफ्तारी, आपराधिक और दीवानी कार्रवाई से पूर्ण छूट मिलेगी, आजीवन रैंक और वर्दी धारण करने का अधिकार है, जिंदगी भर वो जो अर्जी फर्जी के मेडल लगे रहते हैं वो लेके टहल सकते हैं कहीं पे भी। लाभार्थी कौन होंगे, वर्तमान में केवल सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस रैंक पे हैं। ठीक है, तो आसिम मुनीर साहब तो बहुत ही खुश होंगे, अब उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो खुश हैं, अपने लिए बना लिया संविधान, सभी कर रहे हैं। उधर जिनपिंग ने किया, उधर पुतिन ने किया, उधर पाकिस्तान में भी हो ही रहा है ना। चलिए, इतिहास का चक्र क्या है, 18वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो वहां पे प्रांतों की स्वायत्तता, राष्ट्रपति की शक्ति कम की। यहाँ पे प्रांतों की स्वायत्तता कम हुई थी पहली बार, स्वायत्तता जो होती है वो पहली बार कम हुई थी। राष्ट्रपति की जो शक्ति है बहुत कर्टेल कर दिया गया था, राष्ट्रपति का पद एकदम कमजोर हो गया था। यहाँ पे संवर्ती सूची समाप्त कर दी गई थी और जिन्ना के 1940 जो प्रस्ताव था उसके अनुरूप पूरे संविधान को ढाल दिया गया था। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन जो 2024 का था, पहली बार यहां पे क्या हुआ, न्यायपालिका पे कार्यपालिका के नियंत्रण की शुरुआत हमको देखने को मिलती है। जो 2025 का, जो नवंबर 2025 का 27वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा और मजबूत और पुख्ता हो जाती है। इसका मतलब इतिहास में समय से एक वो कुल्हाड़ी लेके कोई नींव खोद रहा था पेड़ की, और अब पेड़ को पूरे
तरीके से गिराने पे आमादा है ना, जो कि ऑलरेडी गिरा हुआ है। खैर, अगर हम बात करें संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन, तो इसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। आप लोग एवी डाइसी का नाम सुने होंगे, पॉलिटी में हम लोग उसको पढ़ते हैं। उन्होंने कानून के शासन की बात की थी, ठीक है। तो अब क्या है कि जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, वो तीसरी शर्त क्या है कि स्वतंत्र न्यायालय जो है वो कानून के शासन के तहत माना जाएगा। अब न्यायालय तो स्वतंत्र नहीं रह गया, इसका मतलब जो एवी डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ की बात की थी, जो रूल सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर, उसकी बात की थी, और उसका एक जो डॉक्ट्रीन था उसके अंदर कि स्वतंत्र न्यायालय रहेगा, वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है पाकिस्तान में, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो भी अब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जुडिशरी की पावर भी तो अब कार्यपालिका ने अपने हाथ में ले ली है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी का जो कोक बनाम किंग जेम्स, जिसकी हम बात करते हैं, जो क्या सिद्धांत था कि न्यायिक स्वतंत्रता की बात की जाए, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में जो न्याय प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, वो सर्वोच्च रहे, उसको भी क्या कर दिया गया है, अंडरमाइन कर दिया गया है पाकिस्तान में। और मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान से ये सब एक्सपेक्टेड था। चलिए, अगर हम बात करें तो क्या था, कितनी जल्दीबाजी में चीज हुई कि 8 नवंबर को कैबिनेट ने सीनेट के पे प्रस्तुत किया, 8 नवंबर को कैबिनेट ने इसको फाइनल किया था, 10 नवंबर को सीनेट से मंजूरी हुई, 13 नवंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बन गया, ये पारित हो गया। तो मतलब जल्दी, भारत में भी बहुत सारे बिल ऐसे पास हुए, शांति बिल भी उसी का उदाहरण है। लेकिन शांति बिल के जो रिपरकशन है शायद थोड़े अलग हैं। ये तो पूरी तरीके से देश के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार है। न्यायपालिका को एकदम आपने साइड कर दिया। एक प्रॉपर जो लोकतंत्र की एक बॉडी कही जाती है जुडिशरी, आपने उसको एकदम से काट के एकदम साइड कर दिया। सांसदों को पूरा मसौदा पढ़ने का समय नहीं मिला, विपक्ष के शोर शराबे के बीच पारित हो गया। रिपोर्टों के अनुसार पीएमएलएन सरकार ने अपनी सत्ता के बचाने की गारंटी के बदले सेना को यह संवैधानिक शक्ति सौंपी, क्योंकि आपको पता है कि सेना पीछे से कुल्हाड़ी लेके खड़ी है, वो कभी भी कमर पे प्रहार कर सकती है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सेना की गुलाम ही है। तो उनको अपनी सत्ता बचानी है, थोड़ी बहुत जो पैसा लेके जिंदगी जीनी है, वही वाला काम वो करना चाह रहे थे। तो सेना ने कहा कि हमारा ये काम कर दो तो तुम बच जाओगे, वरना तो फिर बहुत से बड़े बड़े खलीफा है चले गए यहाँ पे, है ना। चलो, अगर हम भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र है, कोलेजियम प्रणाली से चुनी जाती है। यहाँ पे अब कार्यपालिका के अधीन संसदीय समिति चुनती है ना। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च व्याख्याकार है संविधान का, केवल अपीली है, और एफसीसी यानी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके नीचे है। सेना नागरिक सरकार के नियंत्रण में है। यहां पे संवैधानिक सुरक्षा और सीडीएफ के माध्यम से सर्वोच्च पावर सेना की है। संघवाद मजबूत केंद्र राज्य संबंध है, और यहां पे क्या कर दिया है कि प्रांतीय स्वायत्तता पे बड़े स्तर पे संकट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि लगभग 56-57% का जो एड है, जो फाइनेंस कमीशन से स्टेट्स को जाता था, वो कम कर दिया गया। लगभग 60% का एड कम कर देना इज ह्यूज। 3/5 आपने कम कर दिया है, ह्यूज। ठीक है, चलिए, अब क्या है भारत के लिए निहितार्थ क्या है कि सीडीएफ का परमाणु हथियारों पर सीधा नियंत्रण भारत के लिए चिंता का विषय है। यह व्यक्ति लोकतंत्र से परे जाके कुछ भी कर सकता है। एक कमजोर नागरिक सरकार, अगर कहीं पे भी लोकतंत्र कमजोर है तो एक लोकतांत्रिक देश सही से बात नहीं कर पाएगा। आप तालिबान से नहीं बात कर पाएंगे सही से, आप पाकिस्तान से नहीं बात कर पाएंगे सही से, क्योंकि वहां पे जो वो सेना की सरकार, वो तो चाहेगी कि चलो बमबारी गिराओ परमाणु बम, है ना। अच्छा, पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता जो बलूचिस्तान में है, वहां बलूचिस्तान में बड़ा विरोध भी इसका हुआ है। इस कारण भी कहीं ना कहीं सीमा पर आतंकवाद भारत में बढ़ सकता है, और यह भारत के लिए अपने संस्थानों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें कम से कम फ्यूचर के जो आने वाले समय है, जो आने वाला वर्ष है, उसमें इस बात को इंश्योर करना है कि जो हमारे संवैधानिक निकाय हैं उन पे किसी प्रकार की आंच ना आए, किसी प्रकार का आंच ना आए। ठीक है, तो वहां पे आपको पता है कि बलूचिस्तान में विद्रोह भी हुआ, स्वायत्तता की लूट कहा गया बलूचिस्तान में बलूच नेताओं द्वारा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगला कदम छोटे प्रांतों के संसाधनों को पूरी तरह केंद्र के अधीन करना होगा 28वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्या है, यह संशोधन पाकिस्तान के लिए एक सत्तावादी राज्य की ओर धकेल रहा है। मतलब जिस प्रकार से हमने विभिन्न देशों में एक प्रकार की तानाशाही देखी, अघोषित तौर पर पाकिस्तान में हमेशा से रही, अब वो घोषित तौर पर, लिखित तौर पर, संवैधानिक तौर पर सामने देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है। लेट अस सी। देखो, पाकिस्तान से जो इश्यूज हो भारत के वो सब ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो पड़ोसी है वो इतना ज्यादा पगला जाएगा आंतरिक रूप से ही, तो वो भारत के लिए भी दिक्कत की बात। मतलब उसका कमजोर होना अलग बात है, उसका पागल होना अलग बात है। तो कभी भी किसी को किसी भी तरीके से काट सकता है, और जो मैंने सीडीएफ की बात की वो भारत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। खैर, इस विषय पर अपनी राय देती जाएगा। बस एक चीज बताता चलूं, क्या है कि 1930 के यूरोप की तरह यहाँ लोकतंत्र का विनाश अवैध तख्ता पलट से नहीं बल्कि वैध संवैधानिक संशोधनों से हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि काम वही हो रहा है, तरीका इनडायरेक्ट है। संविधान संशोधन लग रहा है कि बहुत पवित्र चीज की जा रही है, लेकिन काम वही कर रहे हैं वहां पे, है ना।
27वां संविधान संशोधन संविधान की आत्मा, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विघटन का स्वरूप है और निश्चित तौर पे संवैधानिक लोकतंत्र केवल लिखे हुए शब्दों पे नहीं बल्कि संस्थागत सीमाओं के सम्मान पे जीवित रहता है। आप कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो जो सेपरेशन ऑफ पावर उसका कितना सम्मान करते हैं, उस पर जीवित रहता है। लेट अस सी किस दिशा में आगे बढ़ता है और इस विषय पे अपनी राय जरूर देती जाएगा। आपका क्या मानना है कि भविष्य में पाकिस्तान का लोकतंत्र किस दिशा में आगे जाने वाला है। इतना बताते चलें कि 2028 का अगर आप प्रिपरेशन ईयर मान रहे हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे बैचेस से। अगर आप इस वीडियो को 31 जनवरी से पहले देख रहे हैं तो हमारी सेल 12 बजे तक चली रहेगी। 31 जनवरी के बाद देख रहे हैं तो ये सेल एंड हो गई है, लेकिन जो विकास लाइव कोड फ्लैश कर रहा है इसका यूज करके आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। जो नया बैच है उसकी शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है, तो 7 फरवरी से पहले आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है और 2028 के अलावा 27, 29 और 30 वर्षों के लिए भी ये बैचेस अवेलेबल हैं। बहुत शानदार फीचर्स हैं, इन पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके आप जरूर देख सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो 16 फरवरी से शुरू है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र से यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र से शुरू हो रहा है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो ये रहा टेलीग्राम का लिंक, नया ग्रुप का लिंक भी इसमें अपडेट कर दूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, जुड़िए यहाँ पे और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देती जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।